नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे, जहां हम आपको दिखाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और जब हम खबरों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप लगातार टैरिफ वॉर पर अपने फैसलों को बदल रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो है कॉशियसली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी हम पड़ता हुआ देख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्लोवाकिया में इंडिया स्लोवाक बिजनेस फोरम में लेंगे हिस्सा। कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। स्लोवाकिया में टाटा के जगुआर लैंड रोवर प्लांट का भी करेंगी दौरा। नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे संबोधित। 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अधिकांश देशों के लिए टैरिफ पर लगाई 90 दिनों की रोक, पर चीन पर 125% का भारी भरकम टैरिफ। वहीं अमेरिकी सामान पर चीन लगा रहा है रेसिप्रोकल टैक्स 84%। और टैरिफ पर रोक के बाद भी अमेरिकी बाजार 12% तक चढ़े। एशियाई बाजारों में तेजी। वहीं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय शेयर बाजार आज बंद। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी नजर। एक ट्रंकेटेड वीक रहेगा ये, क्योंकि आज बाजार बंद है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। अगले हफ्ते भी 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। तो सीधे गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत करते हैं। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज अगर हम देखें तो 23,238 का लेवल और अच्छा खासा हम एक रनअप देख रहे हैं 751 अंकों का, क्योंकि जो डाउ जोन फ्यूचर्स है वहां पर भी बढ़त नजर आ रही है और एशियाई बाजार भी गुलजार हैं। ग्लोबल मार्केट का अपडेट लेते देखिए, तीनों जो सूचकांक हैं, जापानी बेंचमार्क निकाई, हैंगसेंग और सिंगापुरियन कॉस्पी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए ये इशारा है कि जो टैरिफ लगाया गया था उस पर 90 दिनों की अधिकांश देशों के लिए रोक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी बढ़त पर, S&P 500 और नैस्डैक में भी बढ़त नजर आ रही है। यानी कि आज जब रात में बाजार खुलेंगे अमेरिकी, तो वहां पर उम्मीद यह है कि वो हरे निशान में खुलेंगे। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजार 12% चढ़कर बंद हुए थे और एशियाई बाजारों में जो हमने अभी आपको ग्राफिक्स दिखाए उसमें 10% तक की तेजी नजर आ रही है। भारतीय बाजार आज बंद महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। और वैश्विक बाजारों में जो ये तेजी आई है वो ट्रंप का ये फैसला है, क्योंकि चीन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसे 90 दिनों के लिए टाला गया है। जैसे कि जापानी बेंचमार्क निकाई हमने देखा करीबन 2,639 पॉइंट्स अप, यानी 8% चढ़कर 34,000 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हैंगसेंग अगर हम देखें तो हैंगसेंग भी, ये S&P 500 है और हैंगसेंग को अगर देखें तो वो भी 609 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और कॉस्पी में भी आप देख सकते हैं 127 अंकों की बढ़त है। वहीं अमेरिकी नैस्डैक की अगर हम बात करें तो 2001 के बाद अच्छा खासा आंकड़ा वहां देखने को भी मिला। तो टैरिफ को लेकर अब अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां चीन से आयातित जो अधिकतर सामान है उन पर 125% का टैरिफ ठोका, वो वहीं 75 देशों पर अभी ये जो उच्च टैरिफ है उस पर रोक लगा दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट पर इसकी घोषणा करते हुए ये कहा कि चीन पर वैश्विक बाजारों के प्रति सम्मान की ये कमी है और इसका आरोप लगाया और कहा कि अब अमेरिका और बाकी देशों को चीन लूट नहीं पाएगा। वहीं चीन भी अब अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए इस व्यापार युद्ध को अंत तक लड़ने की बात कही। चीन ने अमेरिकी सामान पर 84% शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो पहले घोषित 34% से ज्यादा अधिक है, यानी डबल डिजिट में है। यह निर्णय आज से प्रभावी होना है और उसके बीच व्यापार युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा। हालांकि ट्रंप ने कई देशों के लिए उच्च टैरिफ पर रोक लगाई है और इस कदम के साथ ट्रंप ने 75 देशों को हम मान सकते हैं कि अस्थायी राहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जो देश अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे उनके लिए 90 दिनों तक टैरिफ को केवल 10% रखा जाएगा। इस फैसले के तहत मेक्सिको, कनाडा जैसे अमेरिका के जो करीबी व्यापारिक साझेदार हैं वो शामिल हैं। अब ट्रंप ने यह कदम किस समय पर उठाया? ऐसे समय पर उठाया जब वैश्विक व्यापारिक रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं भारत की, जिसने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश को उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी गई है।
इस सेवा का इस्तेमाल कर बांग्लादेश भारतीय सीमा शुल्क कस्टम स्टेशन का उपयोग कर तीसरे देशों को माल एक्सपोर्ट करता था। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि बांग्लादेश को दी गई ये ट्रांस शिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई। ट्रांस शिपमेंट की सुविधा वापस लेने का फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। इसका मतलब ये है कि अब बांग्लादेश भारतीय बंदरगाह जो हैं और हवाई अड्डों के जरिए किसी भी तीसरे देश को सामान नहीं भेज पाएगा, क्योंकि वहां पर जो ट्रैफिक है यानी कि सामान भेजने की सुविधा है वो कम है। लेकिन नेपाल और भूटान को जाने वाला सामान इससे बाहर रहेगा। दरअसल ये सुविधा 2020 में दी गई थी ताकि जो क्षेत्रीय संपर्क है वो बेहतर हो पाए, क्योंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश। लेकिन समय के साथ जो भारतीय बंदरगाह हैं और हवाई अड्डे हैं उन पर भीड़ बढ़ने लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे देरी हो रही थी और लागत की जो कीमत है वो बढ़ रही थी, इसलिए ये फैसला लिया गया। और नई दिल्ली में आज से वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। ये जो सम्मेलन है इसका ये 9वां संस्करण है और 12 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का विषय है संभावना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 40 से अधिक जो सेशंस हैं वो आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्य भाषण, मंत्री स्तरीय वार्तालाप और तमाम जो एक्सपर्ट्स का पैनल है, रणनीतिक वार्तालाप शामिल है। और इसमें जो देश हिस्सा ले रहे हैं वो हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, यूएई, फिलीपींस। ये 40 से अधिक देश हैं जिसके 150 से अधिक वक्ता चर्चाओं में भाग लेंगे। विभिन्न सत्रों में एआई गवर्नेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी लाजमी है। और अब बात आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात करेंगे आज आयकर दाता, हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स के बारे में, जो मुकदमेबाजी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो कारगर साबित हो रही है। और स्कीम को साल 2024 में बजट में घोषित किया गया था और इस स्कीम की समय समय पर सीमा बढ़ाई गई है। तो आखिरकार विवाद से विश्वास योजना पर लोगों का भरोसा कैसे बढ़ रहा है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार विवाद से विश्वास की ये योजना टैक्स कंप्लायंस के लिए कितनी जरूरी है। देखिए, योजना का जो लाभ है इसका डेडलाइन पहले 31 दिसंबर तक था, अब आगामी 30 अप्रैल तक आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि कम राशि चुकाकर आप अपने मामलों को निपटा सकते हैं, जो कि आपके टैक्स से जुड़े मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। योजना से मतलब ये है कि जो विवादित मामले हैं कर से जुड़े हुए, जो डायरेक्ट टैक्स है, उन्हें हल करना अब आसान हो गया, क्योंकि इसमें अब आपको क्या मिल रहा है, जुर्माना और ब्याज की छूट भी हासिल है। अब अगर विभिन्न हम कानूनी मंचों या प्लेटफॉर्म्स को देखें तो करीबन 2.7 करोड़ से ज्यादा टैक्स के विवादित मामले पेंडिंग हैं। और इन मामलों से जुड़े जो टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू सरकार के खजाने में आनी चाहिए, उसका आप आंकड़ा देखिए 35 लाख करोड़ रुपए है। विवाद से विश्वास स्कीम के लिए 4 अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी, उस पर उपलब्ध है, यानी कि incometax.gov.in। आप इस पर जा सकते हैं और आप अपनी शिकायत या जो भी आपका विवाद है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। लबोलुबाब है कि टैक्स कंप्लायंस को कैसे बढ़ाया जाएगा और टैक्स से जुड़े हुए तमाम विवादों का निपटारा जल्द से जल्द कैसे हो। इसीलिए ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास 2.0, इस बार के बजट भाषण में उसकी घोषणा की गई थी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे शिशिर सिनाब साहब, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर हम इस पूरी योजना पर चर्चा रखेंगे जारी। वक्त एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और विश्वास से विवाद तक की जो ये योजना है, जो टैक्स के तमाम मुद्दों को बहुत सरल ढंग से समझाती है और कहीं ना कहीं उसका निपटारा करती है, इस पर बात करने के लिए शिशिर सिन्हा साहब, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि कर को लेकर तमाम जो अनिश्चितताएं थी उन्हें खत्म करने के लिए इस योजना का 2.0 जो वर्जन है वो भी सामने आया। कितना कारगर आप समझते हैं जिस तरह से इसकी डेडलाइंस को बढ़ाया जा रहा है, ताकि ये जो मुकदमेबाजी है उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और निपटान समय सीमा के अंदर ही हो जाए? आचल, इसके पहले मैं आपको जो विवाद से विश्वास का जो पहला संस्करण था VSP 1.0 उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे। उसमें लगभग 4.83 लाख करोड़ 83 लाख जो है वो मामले थे, और उनमें करीबन 5 लाख करोड़ रुपए की रकम फंसी हुई थी। वो स्कीम जब खत्म हुई तो उसमें से करीब 1.5 लाख मामले जो है यानी कि 30% निपटाए गए, और सरकार को करीबन 54,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो कि जितना रकम बकाया था उसका 1% है। अब इन आंकड़े को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ और आंकड़ों का, और वो आंकड़े हैं कि जितनी रकम फंसी उसमें कितने डिस्प्यूटेड है और कितने डिस्प्यूटेड नहीं है। तो अगर आप डिस्प्यूटेड देखेंगे तो वो जो है वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का है, और जो अनडिस्प्यूटेड है वो लगभग 44,000 करोड़ रुपए का। तो हमारी नजर उस रकम पे होनी चाहिए जो आसानी से कलेक्ट की जा सकती है। विवाद से विश्वास योजना जो कि 2024-25 के जब जुलाई में बजट आया था, और उसमें कहा गया था कि 22 जुलाई तक जो लंबित मामले हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, वो इसमें दायर किए जा सकेंगे, इसमें उसका फायदा उठाया जा सकेगा। और पहले चरण में जिस तरीके की कामयाबी मिली, उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे में भी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि देखिए एक बात तो साफ है कि जो टैक्स पेयर, जेन्युइन टैक्स पेयर होता है, जो वाकई में जिसे कहा जाए कि ईमानदार करदाता होता है, मुकदमेबाजी में नहीं फंसना चाहता है, और ना ही आयकर विभाग के लिए कोई फायदे का सौदा होता, क्योंकि एक तो उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है, और जितनी कमाई नहीं होनी होती है उससे कहीं ज्यादा जो है वो संसाधन उसमें लगाने पड़ते हैं। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, चाहे वो आप करदाता की बात करें या आप आयकर विभाग की बात करें। तो आपको क्या लगता है कि टैक्स कंप्लायंस को कितना बल मिलता है इस तरह की योजना से? देखिए, एक करदाता को क्या चाहिए? एक ऐसी योजना जिसके जरिए किसी भी तरह के विवाद को निपटा सके। देखिए, हम आप दोनों ही आयकरदाता हैं,
हम दोनों किसी न किसी समय पर एक आपत्ति जता सकते हैं कि आयकर विभाग जो हमसे कर ले रहा है वो शायद सही नहीं है। हमारी आपत्ति सही भी हो सकती है, हमारी आपत्ति गलत भी हो सकती है, दोनों बात है। लेकिन वो एक मौका मिलना चाहिए कि हम उस विवादों को कैसे निपटा सके। ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, अगर आप देखें इसमें एक शब्द है विश्वास। करदाता का विश्वास जो है वो आयकर व्यवस्था पे कैसे बढ़े, उसी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और पिछले कुछ समय में अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तमाम मुहिम को देखें, उसमें हमेशा ये है टैक्स पेयर फर्स्ट, ट्रस्ट फर्स्ट, यानी कि करदाता पहले और विश्वास पहले। इसी को आधार बना करके ये स्कीम जो है वो लाई गई है और 30 अप्रैल तक आप जो भी विवादित कर हैं उसका एक हिस्सा चुका करके आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आवेदन की प्रक्रिया कितनी सरल रहेगी शिशिर साहब, क्योंकि हमारी कोशिश इस मंच के माध्यम से ये समझाने की भी है कि अगर जिन लोगों के कुछ लंबित मामले हैं वो बहुत आसानी से इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपने जैसा बताया आंचल कि ये पूरा का पूरा जो है एक ऑनलाइन सिस्टम है। आपको पता है कि अब के दौर में हम लोग फेसलेस सिस्टम में हैं, यानी कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर काटने की जरूरत नहीं। बस हाँ, आपकी जरूरत ये होनी चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर जमाए रखें। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपका ई लॉगिन, जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल जो है, वहां पर जो आपका रजिस्टर्ड आईडी है, जो आपका नॉर्मली पैन नंबर होता है, उसके जरिए आप लॉगिन करके जब आप देखेंगे जो आपका होम पेज खुलेगा, वहीं पे आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप इस स्कीम के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। और वहां पर जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो या जिस तरीके से फॉलोअप की रिक्वायरमेंट हो, वो आप करते रहें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वो मामला आसानी से आप ऑनलाइन के ही जरिए सुलझा सकते हैं। एक वेबसाइट जो आपको याद रखना है वो इनकम टैक्स इंडिया की ई फाइलिंग पोर्टल जो है उस पर नजर है। अच्छा, इसमें अगर हम तमाम करों की बात करें, संपत्ति कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है, तमाम वो कर किस दायरे के लिहाज से इसमें सेटलमेंट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने परिलक्षित किए हैं, जिसके चलते जो आम करदाता है वो इस योजना का फायदा उठा सकता है? देखिए, कर आपका कोई भी जो आपका एक विवाद में आ गया है जिसको लेकर के आपने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल या फिर आपने हाई कोर्ट में या आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर रखा है, वो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, जो वेल्थ टैक्स का मामला है अब वो उतना ज्यादा नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो मामला आता है वो कंपनीज का होता है, कॉर्पोरेट का होता है, जो कि किसी न किसी पॉइंट पे, जैसे कहते हैं ना कि आपको जितना कर चुकाना है और आपका जितना व्यवसायिक खर्च है उसमें आपने कैसे एडजस्टमेंट किया, उसकी एक्सप्लेनेशन को लेकर के, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के कई बार विवाद हो जाता है। कंपनियां कहती है कि इस धारा में ये व्यवस्था मिलनी चाहिए, आयकर विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो उससे सहमत नहीं होते, विवाद यहीं से शुरू होता है। तो आपको कई लेयर के अपील हैं। पहले लेवल का जो अपील होता है वो इनकम टैक्स का जुरिसडिक्शनल कमिश्नर जो होते हैं, फिर आपके इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल होते हैं, फिर आप हाई कोर्ट है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है। आपको कई मौके मिलते हैं विवादों को सुलझाने के लिए। तो मूल रूप से जो मामला होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे ज्यादा है, वही पे ज्यादा विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझना मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि जो ये 2.0 लेकर आई गई स्कीम, इसमें जागरूकता के लिहाज से कैसे हर एक टैक्स पेयर को ये समझाना बेहद ज़रूरी है कि एक डर होता है कि अगर टैक्स में कोई गलती, मान लीजिए कई बार आपके पास कोई मेल भी टैक्स से आ जाए तो आप डर जाते हैं। ये जागरूकता और इस डर को कम करने के लिहाज से ये योजना कितनी कारगर साबित हुई आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बहुत अच्छा कहा कि एक डर जो होता है कि हमें आयकर विभाग से कोई नोटिस आ जाता है तो, और हमने अच्छा, वो देखा सही है भी होगा, कि हम उसे पढ़ेंगे भी ना, शायद हमारे लिए अच्छा लिखा हो, और जैसे ही आप इनकम टैक्स देखते हैं आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है। सही बात है। तो ये जो आयकर विभाग का नोटिस आता है, जैसे अब 31 जुलाई तक आपको 2025-26 जो आपका असेसमेंट है उसके लिए रिटर्न फाइल करना है। आपने रिटर्न फाइलिंग में मान लीजिए किसी फॉर्म में आपने गलती कर दी, हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है, हम लोग सभी से होती है। आपको इनकम टैक्स विभाग कहता है कि आपने गलती की है, आप सुधार लीजिए। आयकर विभाग पहले आपको एक मौका दे रहा होता है कि आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। आप अगर सुधारते नहीं हैं किसी न किसी कारण से, या आपको लगता है कि जो आयकर विभाग कह रहा है वो गलत है, फिर यहाँ से विवाद बढ़ना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पूरे मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, अगर मैं व्यक्तिगत आयकरदाता की बात, कॉर्पोरेट को छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत आयकरदाता की बात करूं तो जो आपका ITR फॉर्म है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से आपको सही फॉर्म का चयन करना है। वो विवाद
खत्म करने की पहली सीढ़ी होती है। और फिर भी अगर गलती हो जाए और आयकर विभाग आपको कहे कि आप गलती को सुधार लीजिए, तो पहला मौका आपको 31 दिसंबर तक के लिए होता है, फिर दूसरा मौका 31 मार्च तक के लिए होता है। वो अगर आप सुधार लेते हैं, आपके लिए आगे विवाद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जरूरत इस बात की है कि आयकर विभाग से आए संदेश को डर के तरीके से ना देखिए, उसमें ये देखिए कि क्या उसमें समाधान का कोई रास्ता है कि नहीं। ऐसी स्थिति को अगर आप अपनाते हैं तो आपको इस तरह की मुहिम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये जो 34 लाख करोड़ रुपए हैं, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हैं, इसका अगर सरकार के खजाने में इसकी वापसी होती है तो सीधी सी बात है, इस टैक्स के पैसे से लोकहित और राष्ट्रहित की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जो जितने भी आपने रकम बताई है, इसमें दो हिस्से आपको ध्यान में रखना है। एक जो कि अमाउंट जो कि विवाद में है, जो रकम विवाद में फंसी हुई है, और एक जो कि विवाद में नहीं फंसी हुई है। तो और ये भी देखना जरूरी है कि कितने रकम की वसूली हो सकती है। अभी अगर आप याद करिए तो संसद की स्थायी समिति में भी ये मुद्दा उठा था कि जितनी रकम फंसी हुई है उसमें से कितनी वापस आ सकती है। तो बताया गया कि एक बड़ी रकम वापस नहीं आ सकती क्योंकि करदाता का आता पता ही नहीं है। तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए भी एक साल में वसूल लेते हैं, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण रकम है। आप अगर सरल शब्दों में कहिए तो मनरेगा का आधा खर्च जो है वो इससे जो है वो आसानी से निपटाया जा सकता है। और साथ ही जैसे हम क्योंकि लगातार टैक्स को लेकर सरकार कई मिशंस चलाती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरने से आपकी रिफंड की प्रक्रिया में भी तेज़ी आती है। मतलब मुझे याद है कि रिफंड में पहले महीनों लग जाते थे, अब आप यहाँ टैक्स फाइल करते हो और बहुत जल्द आपका वो रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। मैं आपको अभी एक आंकड़ा दे सकता हूं कि जो 2024-25 अभी खत्म हुआ है, 31 मार्च तक 9 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए और 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो रिफंड दिया गया है। आपके लिए रिटर्न दाखिल करना, और अगर आपने कर ज्यादा चुका दिया है तो रिफंड आपके लिए कितनी जल्दी आ सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी पूंजी फंसी हुई है। अगर मैं कारोबारी भाषा में कहूं तो जो फंसी हुई पूंजी है वो जितनी जल्दी वापस है वो आपको उतना ही फायदा है। तो आप अगर सही तरीके से रिटर्न दाखिल करेंगे और आयकर विभाग के संदेशों के हिसाब से सुधार कर लेंगे तो रिफंड प्राप्त करने में आपको विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिशिर जी, आप इस शो पर आए और आपने इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो विवाद से विश्वास योजना पर लगातार टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ता जा रहा है। अगर आपका कोई कर का ऐसा मुद्दा है जिसमें आप कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, तो कृपया आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाइए। बहुत आसान और सरल भाषा में आप अपना मुद्दा वहां रख सकते हैं। बढ़ते आगे, 13वीं मंत्री स्तरीय भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी ब्रिटिश समकक्ष चांसलर रेचल रीव्स से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो तमाम संबंधित निकाय हैं उनके बीच सहयोग जारी रखने को लेकर जो अपनी प्रतिबद्धता है वो जताई। साथ ही पारस्परिक और वैश्विक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को लेकर कटिबद्धता जताई गई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित वार्षिक वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूके ट्रेजरी ने कहा कि इस वार्ता के बाद 400 मिलियन पाउंड का व्यापार और निवेश बढ़ा। इसमें पेटीएम और एम्फेसिस जैसी भारतीय कंपनियां शामिल हैं जो यूके बाजार के लिए कई निवेश की योजनाएं लेकर आईं। एफडी की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य में विकास को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय वित्तीय सेवाओं संबंधों को बेहतर बनाने और यूके औद्योगिक रणनीति, टैक्स, फाइनेंस और अवैध वित्त पर नीति सहयोग को मजबूत करने की योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले कारोबार जगत की कुछ बड़ी खबरें, अंदाज रहेगा फटाफट। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। एयरबस और महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने H-130 हेलीकॉप्टर के फ्यूजलेज के निर्माण के लिए समझौता किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि महिंद्रा और एयरबस के साथ आने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल आरंभ किया। इससे राष्ट्रीय जलमार्गों पर टर्मिनल विकास में निजी निवेश के लिए दरवाजे खुल गए हैं। पोर्टल के माध्यम से गोवा में मंडोवी नदी पर मालिम पर जेट्टी विकसित करने के लिए मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को पहली एनओसी जारी की गई। ईपीएफओ के सदस्य अब उमंग मोबाइल ऐप के जरिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट और एक्टिव कर सकते हैं। इस संपर्क रहित और सुरक्षित सर्विस से ईपीएफओ के करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी की कमान पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रत्यूष सिन्हा संभालेंगे। ये कमेटी सेबी के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खुलासा करने के प्रावधानों की समीक्षा करेगी। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील हुई है। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल मैरीन जेट्स खरीदेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है।